Hello friends, welcome once again on the Homeopathy Med course, and today we will discuss about aphorism of 43 to 49। तो हम इसको उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह हमने पहले अपने वीडियो लेक्चर में आपको ऑर्गनॉन के aphorism मैंने बताए थे, ठीक है। तो इसको भी हम उसी तरह पढ़ेंगे। सो देखिए, जितने भी aphorism है हमारे 43 से लेकर 49 तक, उनको हम एक उनका सम अप लिखेंगे, ठीक है। उनका एक कॉन्क्लूसिव स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, ओके। और जिस एफोरिज्म को समझाने की जरूरत पड़ेगी उनको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा डिटेल में, ठीक है। अदरवाइज जो हमारे बेसिक एफोरिज्म है, जो हमारे जो ऐसे जो समझ में आ सकते हैं, उनको मैं सिंपली ओरली आपको बता दूंगा, ठीक है। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इस लेक्चर को, इन एफोरिज्म को अगर आप समझ लोगे, ठीक है, जो कि मैं बताऊंगा आपको, तो आप अपने एफोरिज्म की जो बुक है उससे आप इजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे 43 से लेकर 49 के एफोरिज्म के बीच में हेनमैन सर ने क्या हमको एक्सप्लेन किया है। उन्होंने हमें बताया है कि केस ऑफ सिमिलर डिसीज इंटरेक्शन, मतलब हमारे जब सिमिलर डिसीज जो होती हैं, जो ऐसे डिसीज जिनका मैनिफेस्टेशन सेम होता है, ठीक है, तब क्या होता है जब हमारी सिमिलर डिसीज हमारे आपस में इंटरेक्ट करती है, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी जब एक ऑलरेडी डिसीज से सफ़र कर रही है और दूसरी कोई सिमिलर डिसीज अगर उस पर आती है बॉडी पे, तो क्या उसका कॉन्सिक्वेंस होता है, ये हेलमैन सर ने इन एफोरिज्म के बीच में एक्सप्लेन किया है। मगर डिसिमिलर डिसीज का इंटरेक्शन होता है, उसके रिजल्ट से क्या हमारा होता है, उसको उन्होंने 36, 38 और 40 को 40 में एक्सप्लेन किया है। तो यानी कि पहले ऑर्गनॉन में डिसिमिलर डिसीज का इंटरेक्शन आया है, फिर सिमिलर डिसीज का इंटरेक्शन हेलमैन सर ने बताया है। तो देखिए, एफोरिज्म नंबर 43 में क्या हेलमैन सर ने एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली उन्होंने एक्सप्लेन कुछ नहीं किया, उन्होंने बस एक क्वेश्चन रेज किया है, ठीक है, रीडर से, कि क्या होगा फर्स्ट टाइम हैनीमैन टेल्स व्हाट हैपेंस व्हेन टू सिमिलर डिसीज कम्स टुगेदर। अब क्योंकि ये जो एफोरिज्म है ये सिमिलर डिसीज के बारे में, तो पहले उन्होंने डिसिमिलर डिसीज के बारे में बता दिया है। अब उन्होंने पूछा है कि क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा जब हमारे दो सिमिलर डिसीज आपस में इंटरेक्ट करेंगी। तो ये चीज़ जो है हैनीमैन सर ने 43 एफोरिज्म में बताया एज ए क्वेश्चन मार्क के तौर पे, ठीक है। उसके बाद हमारे 44 में उन्होंने ये बताया है कि जो रिजल्ट हमारे डिसिमिलर डिसीज के इंटरेक्शन से आता है, वो रिजल्ट हमारे सिमिलर डिसीज के इंटरेक्शन से बिल्कुल ही अलग होता है, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे लिखा है, हैनीमैन सैट एंड कंपेयर द केस ऑफ डिसिमिलर डिसीज इंटरेक्शन विद सिमिलर डिसीज and concluded that the result of interaction between similar and dissimilar disease are totally different, ठीक है। तो यही चीज़ इन्होंने एफोरिज्म नंबर 44 में लिखी है, आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि एफोरिज्म नंबर डिसिमिलर डिसीज में पहली पॉसिबिलिटी क्या थी कि अगर दो नई डिसीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, ठीक है, इक्वल स्ट्रेंथ की, तो वो कॉम्प्लेक्स डिसीज बनाएगी, ठीक है। दूसरी, अगर पहली वाली अगर स्ट्रॉन्गर है डिसिमिलर डिसीज, तो जो नई डिसीज आ रही है वो उसका मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएगा। या फिर अगर पुरानी वाली डिसीज है जो जिससे बॉडी सफ़र कर रही है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उस पर नई डिसिमिलर डिसीज का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। मगर ये सब जो है पॉसिबिलिटी सिमिलर डिसीज में इंटायरली डिफरेंट होती है, जो कि अगेन 44 में हमारे बताया गया है। अब आइए, अब हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या होता है कि जब दो सिमिलर डिसीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक मैंने पिक बनाई है, ठीक है, जो कि हमारे डिसीज ए से बॉडी जो है सफ़र कर रही है और डी ए डैश जो है वो बाहर है बॉडी के, ठीक है। तो क्या होगा कि जब डी ए जो है वो डी ए डैश से इंटरेक्ट करेगा, तो इससे क्या होगा कि जो डी ए डैश है, जो सिमिलर डिसीज है एज रिस्पेक्ट टू हमारे डी ए, तो क्या करेगा, जो डी ए है वो जो डी ए डैश है वो डी ए को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। ये तब पॉसिबल होगा जब डी ए डैश जो है वो डी ए से बड़ा है, यानी कि जो हमारे न्यू डिसीज है, न्यू सिमिलर डिसीज है, वो पहले वाले डिसीज से स्ट्रॉन्गर है और डी ए डैश इज सिमिलर टू द डी ए, ठीक है। तो ये दोनों जब सिचुएशन जब हमारी सेटिस्फाई होंगी, तभी ये डिस्प्लेसमेंट होगा, जो कि हमारे डिसिमिलर डिसीज में नहीं होता था। उसके बाद अगेंस्ट फ्रेंड हमारे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एफोरिज्म आता है, जिसको एफोरिज्म ऑफ 46 बोलते हैं, जहाँ पे हैनीमैन सर ने 45 में जो रीज़न है, ठीक है, 45 में जो रिजल्ट होता है, तरीका होता है
न्यू सिमिलर डिसीज के इंटरेक्शन के चलते जो रिजल्ट आता है उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, यानी कि हमें सिमिलर डिसीज में क्या है कि स्ट्रॉन्गर सिमिलर डिसीज जो है वो पहले वाले को परमानेंटली एक्सटिंग्विश कर देगी। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट होता है सिमिलर डिसीज में। अब 46 में क्या है, एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है इस चीज़ का। ठीक है, तो वही लिखा है, वेरियस एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द सिचुएशन वेयर द सुपीरियर सिमिलर डिसीज डिस्प्लेस द वीक सिमिलर डिसीज फ्रॉम द बॉडी। अब देखिए, हमें क्या है, एक डिसीज होगी, ठीक है, और दूसरी डिसीज होगी। जब ये आपस में इंटरेक्ट कराएंगे तो इंफीरियर डिसीज का एक्सटिंग्विश होगा। ठीक है, यही हमारा एक इसमें तरीका है। अब देखिए, जैसे हमारा स्मॉल पॉक्स है बॉडी में, ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स क्या प्रोड्यूस करता है, ऑप्थेल्मिया। ठीक है, तो अगर हमारे पर्सन जो है, ठीक है, अगर पर्सन किसी ऑप्थेल्मिया वाली सिचुएशन से, अगर क्रॉनिक ऑप्थेल्मिक रिलेशन से अगर पर्सन या पेशेंट जो है सफ़र कर रहा है और उसमें अगर स्मॉल पॉक्स आ जाता है, ठीक है, तो अगर पर्सन स्मॉल पॉक्स से सफ़र करने लगा तो स्मॉल पॉक्स क्या प्रोड्यूस करता है, ऑप्थेल्मिया। तो वो पुराने वाले ऑप्थेल्मिया को वो रिमूव कर देगा बॉडी से। ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन किसने दिया था, किसने देखा था, ये ऑब्जर्वेशन हमारे किसने नोट किया था, डिजिटॉक्स और लेरो। ये साइंटिस्ट थे या ऑब्जर्वर थे या होम्योपैथ थे, ये तो नहीं मेंशन है, मगर आप इन पर्सन की, इन पर्सनैलिटीज़ का आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरह हमारे स्मॉल पॉक्स क्या प्रोड्यूस करता है, डीपनेस और डिसेप्निया। ठीक है, तो अगर कोई भी पेशेंट अगर डीपनेस या डिसेप्निया की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है और उस पर स्मॉल पॉक्स आ जाता है, तो वो जो उसकी जो नेचुरल डीपनेस और डिसेप्निया की प्रॉब्लम थी वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी बाय द कमेंसमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स, बिकॉज इट आल्सो प्रोड्यूस डीपनेस एंड डिसेप्निया। ये हमारा किसने ऑब्जर्व किया था, JRF क्लॉस ने। उसके बाद टेस्टिकुलर सोलिंग हमारा स्मॉल पॉक्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो भी किसी भी इंजरी के कारण अगर पेशेंट में टेस्टिकुलर सोलिंग रही होगी, अगर उस पर स्मॉल पॉक्स आ जाए तो वो पर्सन जो है अपनी पुरानी वाली टेस्टिकल सोलिंग से फ्री हो जाएगा। ये किसने ऑब्जर्व किया था, क्लीन ने। उसके बाद जो है हमारे स्मॉल पॉक्स डिसेंट्री भी कॉज करता है, तो वो कोई भी अगर पेशेंट अगर डिसेंट्री वाली प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है और उसके ऊपर स्मॉल पॉक्स आ जाए, तो जो उसकी जो नेचुरल या जो पहले से प्रॉब्लम वाली डिसेंट्री प्रॉब्लम थी वो भी रिमूव हो जाएगी। और ये किसने ऑब्जर्व किया था, FR ब्रेंट ने। उसके बाद जो है हमारे मीजल्स की समस्या। ठीक है, मीजल्स प्रोड्यूस कफ एंड फीवर। ओके, सो वूपिंग कफ अगर किसी पर्सन को है या कहीं पे एपिडेमिक है, ठीक है, उस वूपिंग कफ में भी हमारे कफ और फीवर रहता है। तो उस एपिडेमिक में या पर्सन जो वूपिंग कफ से सफ़र कर रहा है, अगर उस पर मीजल्स का अटैक पड़ जाए जो कि अगेन कफ और फीवर कॉज करता है, तो वूपिंग कफ जो है उसके सिम्टम्स जो है परमानेंटली एक्सटिंग्विश हो जाएंगे। ये हमारा ऑब्जर्वेशन किसने नोट किया था, बॉस्क्यूलॉइन ने। ओके, उसके बाद हमारा क्रॉनिक हेपेटिक इरेप्शंस अगर है बॉडी में और उसके ऊपर पेशेंट अगर मीजल्स से सफ़र करने लगे, तो उसकी जो क्रॉनिक हेपेटिक इरेप्शंस वाली प्रॉब्लम थी वो रिमूव हो जाएगी। ये किसने नोट किया था, कॉर्टम ने। ओके, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए कुछ 45 के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि हमारे 46 एफोरिज्म में दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे हैनमैन सर ने उसके बाद हमारे हैनमैन सर ने 47 में क्या एक्सप्लेन किया है, उन्होंने इन तमाम 45 और 46 के एग्जाम्पल और मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कॉन्क्लूजन निकाला कि जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है उनको किस तरीके का होना चाहिए इन ऑर्डर टू क्योर एनी काइंड ऑफ नेचुरल डिसीज। और वो किस तरह की होनी चाहिए, सिमिलर इन डिसीज मैनिफेस्टेशन। ओके, वो वही सिम्टम्स प्रोड्यूस करें जो कि हमारे डिसीज के सिम्टम से मैच करता हो। ठीक है, तभी वो सिम्टम सिमिलरिटी होगी और सिम्टम्स हमारे पुराने वाले सिम्टम जो है वो परमानेंटली एक्सटिंग्विश हो जाएंगे। और अगेन इन द लास्ट 48 और 49 में हैनमैन सर ने ये कंक्लूड किया कि अगर किसी भी डिसीज को टोटलिटी के साथ अगर उसको रिमूव करना है, तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो है वो हमारे एक तो सुपीरियर स्ट्रेंथ की होनी चाहिए और दूसरा सिम्टम सिमिलरिटी के बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, सो इस तरह हमारे जो है हमारे 43 से लेके 49 तक एफोरिज्म तक हमारे हैनमैन सर ने हमें एक्सप्लेन किया अलॉन्ग विद प्रूफ, उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे प्रेजेंट किया है। ठीक है।